गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 12 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, पहले इसके लिए थोड़ी एक इंट्रोडक्शन आपको होनी बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। देखिए, प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स। प्रपोर्शन का मतलब होता है जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ इंटरलिंक्ड हो। जब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हो तो उसे प्रपोर्शन बोलते हैं। जैसे कि एक फ़र्क पड़ता है तो दूसरे को भी फ़र्क पड़ेगा, अगर एक को फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ होगा, अगर एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज़ होगा, या एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज़ होगा, या दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है तो पहला इंक्रीज़ होगा। इट इज़ कॉल्ड प्रपोर्शन। बच्चे, प्रपोर्शन दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है प्रपोर्शन? एक होता है जो हमने पढ़ना है डायरेक्ट प्रपोर्शन, और एक है हमने जो पढ़ना है वो है इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है बच्चे? अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी जो उस पर डिपेंड कर रही है। अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी अगर उस पर वो डिपेंड कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास टोटल 10 पेंसिल्स हैं तो मेरे को हर एक बच्चे को एक एक पेंसिल देना है, तो मैं एक एक बच्चे को एक एक पेंसिल दूंगी। और अगर मैं उन पेंसिल्स को इंक्रीज़ करूंगी, अगर मेरे को 20 पेंसिल्स देनी है तो मेरे को 20 बच्चे और लेके आने पड़ेंगे। ऑलराइट, मतलब अगर बच्चे इंक्रीज़ हुए तो मेरी पेंसिल्स भी इंक्रीज़ हुई, ठीक है। अगर बच्चे डिक्रीज़ हुए तो मेरी पेंसिल्स भी क्या होंगी? डिक्रीज़ होंगी। ऑलराइट, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हुई तो दूसरी डिक्रीज़ होगी, या एक चीज़ डिक्रीज़ हुई तो दूसरी इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, मान लो मेरे पास 10 स्वीट्स हैं और मेरे पास 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं और 10 स्वीट्स हैं तो मैं हर बच्चे को 2-2 स्वीट्स दूंगी। अगर 4 बच्चे हो गए मेरे पास तो मैं क्या करूँगी? स्वीट्स कम करूँगी। मतलब अगर 4 बच्चे हो गए तो स्वीट्स और उन्हें ज़्यादा मिलेंगी। अगर 3 बच्चे हो गए तो क्या होगा? 3 बच्चे हो गए तो और स्वीट्स उन्हें ज़्यादा मिलेगी, मैं उसे अपने अकॉर्डिंग उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, है ना। ऐसे क्या होगा? जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वो कम होता जाएगा, या वो कम होगा तो वो बढ़ता जाएगा। ऑलराइट, सो ये है हमारा बच्चे प्रपोर्शन। ऑलराइट, एक है डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक है इनवर्स प्रपोर्शन। ऐसे ही हमने पूरे 2 एक्सरसाइजेज की, एक एक्सरसाइज में डायरेक्ट के रिलेटेड पढ़ना है और दूसरी एक्सरसाइज में हमने इनवर्स के रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप चाहो मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देके भी देख सकते हैं। जैसे डायरेक्ट प्रपोर्शन की एग्जांपल है, मान लो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं। जैसे मेरे पास टोटल 1 2 3 4 पेन्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है? जैसे एक पेन की कॉस्ट है 8 रुपये, तो दूसरे पेन की कॉस्ट क्या होगी? ऑब्वियसली 16 रुपये होगी। तीसरे पेन की कॉस्ट क्या होगी? ऑब्वियसली 24 रुपये होगी। चौथे पेन की कॉस्ट क्या होगी? ऑब्वियसली 48 रुपीज़ होगी। ऑलराइट, अब ये इंक्रीज होते रहे, ठीक है। 32 होगी 4 पेन्स की कॉस्ट। ऑलराइट, अब इनमें एक कॉमन चीज़ ढूंढनी है। वो कॉमन चीज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है। x अपॉन y ये किसके इक्वल होगा? ये एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। कांस्टेंट मतलब एक वैल्यू के इक्वल, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या दे देते हैं? के। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पे 8/1, सो 8/1 किसके इक्वल आ गया? 8 के। उसके बाद है 16/2, वो भी किसके इक्वल आ गया? 8 के। उसके बाद है 24/3, वो भी किसके इक्वल आ गया? 8 के। उसके बाद है 32/4, वो भी किसके इक्वल आ गया? 8 के। मतलब x और y, x अपॉन वाई किया हमने हर बार, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, तो ये सभी के सभी एक कांस्टेंट के इक्वल आ गए। और ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए आपका क्या फॉर्मूला होगा? डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए आपका फॉर्मूला होगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। ऑलराइट, अब सिमिलरली इनवर्स का होगा। इनवर्स में क्या है? चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगे। साइमल्टेनियसली इसमें कैसे चलेंगी? मान लो अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, अगर दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो पहला इंक्रीज होगा। इसकी भी मैं आपको एक जैसे एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि 2 नंबर ऑफ मेंस क्या है? 2 हैं, 4 है,
6 है, 12 है, ठीक है। और उन्हें कितने दिन लगते हैं? 2 आदमियों को एक काम ख़त्म करने के लिए 12 दिन लगते हैं, लेकिन 4 आदमियों को वही काम ख़त्म करने के लिए 6 दिन लगते हैं, और 6 आदमियों को वही काम ख़त्म करने के लिए 4 दिन लगते हैं, और 12 आदमियों को वही काम ख़त्म करने के लिए 2 दिन लगते हैं, ठीक है। तो अब इसका कैसे निकालेंगे? इसमें कॉमन चीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसमें हम क्या करवाएंगे? x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू के। इसका ये फॉर्मूला होगा, जैसे 12 इंटू 2, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके इक्वल आ गया? 24 के। उसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया 24 के, 4 मल्टीप्लाई 6 किसके इक्वल आ गया? वो भी 24 के, और उसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया 24 के। मतलब 24 इसमें कांस्टेंट है, इट इज़ के, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू के। ये आ गया बच्चे आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। यही 2 फॉर्मूलाज हैं, आपने अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.1 और 2 में यूज़ करने हैं। इसी फॉर्मूले से आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स। ऑलराइट, अब इसी के साथ स्टूडेंट्स हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट 13.1। ऑलराइट, आप लोगों के पास अगर बुक्स वगैरह हैं आप निकाल लीजिएगा फॉर क्वेश्चंस, अगर नहीं है तो दैट्स ओके, मैंने क्वेश्चन साथ में ही जोड़े हैं। सो वी विल गो विद अवर क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चे? फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन के नीचे कार पार्क करने के क्या चार्जेस हैं? 4 आवर्स के लिए कार पार्क करेंगे तो आपको 60 रुपीज़ पड़ेंगे, 8 आवर्स के लिए कार पार्क करेंगे तो 100 रुपीज़ पड़ेंगे, 12 आवर के लिए कार पार्क करेंगे तो 140 रुपीज़ पड़ेंगे, और अगर 24 आवर्स के लिए कार पार्क करेंगे तो आपको 180 रुपीज़ पड़ेंगे। मतलब कि इनका आपस में कोई ना कोई लिंक तो है ही है। अगर 4 घंटे के लिए हो रहा है तो देखिए कितना पड़ रहा है। और अब हमने इसमें करना क्या है? उसने कहा चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। मतलब हमें देखना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं है। प्रपोर्शन में है मतलब कि के कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब कांस्टेंट के का मतलब निकालने का क्या फॉर्मूला है? x अपॉन वाई इज इक्वल टू के, यही फॉर्मूला है कांस्टेंट निकालने का। ऑलराइट, तो x क्या होगा? इसमें 4 केसेस हैं। अब जैसे फर्स्ट केस में क्या होगा? 60 अपॉन 4 इज इक्वल टू k1। सेकेंड केस में क्या होगा? 100 अपॉन 8 इज इक्वल टू k2। आप k1 k2 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? 140 अपॉन 12 इज इक्वल टू k3। देन 180 अपॉन 24 इज इक्वल टू k4। ऑलराइट, अब अगर हम इसको डिवाइड करें 60 अपॉन 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? ₹15, और 100 अपॉन 8 करें तो क्या आएगा हमारे पास? 12.50 रुपीज़। अगर k3 निकाले तो क्या आएगा? ₹11.67, और अगर 180 अपॉन 4 करें तो क्या आएगा? ₹7.50। अब ये तो k1 k2 k3 k4 सब अलग अलग है, मतलब कांस्टेंट सेम नहीं है। अगर कांस्टेंट सेम नहीं है तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। अगर कांस्टेंट सेम होता तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता। सो k1 is not equal to k2 is not equal to k3 is not equal to k4. Therefore parking charges are not in direct proportion. इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत ही ईजी, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप इजीली ये वाला जो समझे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बच्चे, इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट्स, A mixture of a paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base। मतलब कि 8 पार्ट्स, बेस के 8 पार्ट्स के साथ एक पिगमेंट हमने मिक्स करा है, 8 रेड पिगमेंट्स के साथ एक हमने मिक्स करा है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट वी नीड टू बी एडेड। अब यहाँ पे एक टेबल है, सो दिस इज द टेबल। कुछ ऐसा करके है टेबल। इसका नाम ऊपर क्या है? रेड पिगमेंट्स के पार्ट, और नीचे क्या है? बेस का पार्ट।
ठीक है। अब एक पिगमेंट के साथ हमने मिक्स किया है 8 बेसिस, मतलब एक रेड पिगमेंट के पार्ट से 8 बेसिस मिक्स किए और टेबल है ऐसे टोटल 4, 7, 12 एंड 20 टोटल रेड पिगमेंट्स हमारे पास इतने हैं और हमें इनके ये जो बेस हैं ये फाइंड आउट करने हैं। ऑलराइट, तो ये आपका क्वेश्चन है, बुक में ही गिवन है, मैंने इस प्रॉपर प्रिंट इसका नहीं निकला तो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास क्या होगा, x/y इज इक्वल टू k, यही फॉर्मूला है हमारे पास कि x/y इज इक्वल टू k। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो ऑफ पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स to the ratio of part of base is equal to x/y। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे फर्स्ट केस में x1 क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा 1 और y1 क्या आ जाएगा 8। ऑलराइट, तो x1/y1 करेंगे तो क्या आएगा, x1/y1 इज इक्वल टू 1/8 विच इज इक्वल टू k। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में x1 क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और y1 क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी x2 और y2 हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क रहने देते हैं। अब ये किसके इक्वल आएगा, x2/y2, ये भी किसके इक्वल आएगा बच्चे, k के इक्वल आएगा, इट इज ऑल्सो इक्वल टू k। और k कितना आया है हमारा 1/8 और x2 की वैल्यू क्या है 4/y2 इज इक्वल टू 1/8। तो यहाँ से y2 की वैल्यू क्या आ गई 8 × 4 यानी कि 32, यानी कि y2 कितना आ गया यहाँ पे 32। ठीक है, अब इसी तरह से हम हमारा x3 क्या है हमारे पास 7 और y3 हमने निकालना है। तो x3/y3 करेंगे वो किसके इक्वल है, k के इक्वल, यानी कि 7/y3 इज इक्वल टू 1/8। तो y3 की वैल्यू क्या आ गई 7 × 8 यानी कि 56। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मतलब y3 कितना आ गया हमारे पास बच्चे 56। तो y3 इज इक्वल टू 56। उसी तरह से हम निकालेंगे बच्चे y4 और y5। y4 और y5 कैसे आएगा, सो x4 कितना है अब हमारे पास 12 है ना, और y4 हमें नहीं मालूम तो उसको क्वेश्चन मार्क। तो x4/y4 किसके इक्वल है, k कांस्टेंट के। ऑलराइट, तो x4 कितना है 12, y4 एज इट इज और k कितना है 1/8। तो y4 की वैल्यू क्या आ गई 12 × 8 विच इज इक्वल टू 96, यानी कि ये आ गया 96। अब लास्ट है x5 कितना है 20 और y5 हमें नहीं मालूम। तो x5/y5 किसके इक्वल आ गया 1/8। तो x5 कितना है 20/y5 इज इक्वल टू 1/8। तो y5 की क्या वैल्यू आ गई 20 × 8 विच इज इक्वल टू 160। तो ये कितना आ गया हमारे पास 160 आंसर आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। बहुत इजी है, फॉर्मूला अगर समझ में आया तो आपके लिए सम करना और भी इजी हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं समझ में आया ना बच्चे तो फिर आपके लिए सम करना और टफ हो जाएगा। ऑलराइट, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, इन क्वेश्चन 2 मतलब कि क्वेश्चन 2 को ही देखना है। इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, अगर एक पिगमेंट का पार्ट में 75 मिलीलीटर्स बेस है तो हाउ मच रेड पिगमेंट्स वी शुड मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। तो 1800 ml ऑफ बेस के साथ हमें कितने रेड पिगमेंट्स मिक्स करने होंगे, यानी कि अब टेबल क्या बनेगा देखिए, लेट कर लो, let the part of red pigment mix with 1800 ml base be x। मान लो कि x है, जो 1800 ml बेस है वो x है। तो हमारा क्या बनेगा, टेबल कैसे बनेगा, रेड पिगमेंट और बेस का पार्ट। रेड पिगमेंट कितने हैं, एक तो कितने ml बेस है 75 ml और x है यहाँ पे और 1800 ml है।
ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है हमारा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, लेकिन अब कॉन्स्टेंट के इसमें क्या है x अपॉन 100, तो क्या आ जाएगा 1/75 इज इक्वल टू x अपॉन 1800। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75x इज इक्वल टू 1800, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1800 अपॉन 75, दोनों की कटिंग करके आ गए हमारे पास टोटल 25 पार्ट्स, मतलब कि रेड पिगमेंट के कितने पार्ट्स होंगे, देयर आर 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स्ड। ऑलराइट बच्चे, ये है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है और आपके पास आंसर आ जाएगा इन दोनों की कटिंग करवा के। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, अ मशीन इज न सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, यानी कि 6 आवर्स में एक मशीन टोटल 840 बॉटल्स जो है वो फिल करती है। ऑलराइट, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, तो वो 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिलअप करेगी। ठीक है, तो इसका वही बच्चे सेम एज इट इज बनेगा। देखिए, सबसे पहले होगा एक टेबल होगा आवर्स का और दूसरा टेबल होगा बॉटल्स का। ठीक है, तो कितने आवर्स में, 6 आवर्स में अगर वो 840 बॉटल्स फिल कर रही है तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल करेगी, उससे हम ले लेते हैं x, तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन 840 इज इक्वल टू 5 अपॉन x। ऑलराइट, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 840 इंटू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 840 इंटू 5 अपॉन 6, तो कटिंग करवा के x की वैल्यू क्या आ जाएगी 700 बॉटल्स, मतलब कि 5 घंटे में कितनी बॉटल्स फिलअप कर रहा है 700 बॉटल्स। ऑलराइट, सो लिख लीजिएगा मशीन विल फिल 700 such bottles in 5 hours। ऑलराइट, यहाँ पे भी एक लाइन लिख लीजिएगा, लेट नहीं here the ratio of hours and bottles are in proportion। ऑलराइट बच्चे, इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फोटोग्राफर ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। एक डायग्राम आपको दिया हुआ है ऐसे करके, एक फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींची, मतलब उसने इतना एनलार्ज किया कि वो जो बैक्टीरिया था वो 50,000 टाइम्स बड़ा दिखने लग गया, उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या है। एक तो फोटोग्राफर इज एनलार्ज 2000 टाइम्स ओनली, कहता है 20,000 टाइम्स अगर वो सिर्फ एनलार्ज करे तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी वो कह रहा है वो क्या होगा, एंड बट वुड बी इट्स एनलार्ज एरिया, और उसका जो एरिया है वो कितना एनलार्ज हुआ। लेट कर लो कि जो एनलार्ज एरिया है, एनलार्ज एरिया वो है x। ओके, तो एक्चुअल लेंथ क्या है बैक्टीरिया की, एक्चुअल लेंथ क्या है बच्चे बैक्टीरिया की 5 अपॉन 50,000। एक्चुअल लेंथ यही हुई ना, क्योंकि उसने कहा 5,000 टाइम्स अटेन किया, मतलब 5 सेंटीमीटर थी और 50,000 उसने टाइम्स एनलार्ज किया, तो कटिंग करवा के आपके पास क्या आ गया 1 अपॉन 10,000 सेंटीमीटर्स, और ये 10,000 ऊपर जाके क्या हो जाएंगे 10⁻⁻⁴ एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर हमने किया है, जो नीचे वाली टर्म्स है वो ऊपर चली जाएंगी, नीचे वाली जीरोस ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, मतलब ये आ जाएगा 1 अपॉन 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 10⁻⁴ ऊपर जाके 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर हो गया। ऑलराइट, अब लेंथ आपके पास क्या है बच्चे, लेंथ है आपके पास 5 सेंटीमीटर और दूसरी है x सेंटीमीटर, और एनलार्ज्ड लेंथ क्या है, वो कितना बड़ा दिखा के लिख कर रही है
एक बार उसने 50,000 टाइम्स बड़ा दिखाया, दूसरी बार उसने 20,000 टाइम्स बड़ा दिखाया। अगर मान लें कि ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, हेयर लेंथ एंड एनलार्ज्ड लेंथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एनलार्ज्ड लेंथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो क्या हो जाएगा, 5/50,000 इज इक्वल टू x अपॉन 20,000, इसी के इक्वल होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20,000 इंटू 5/50,000। तो जीरोस की जीरो से कटिंग हो गई, 5 से 5 कट के x कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो मतलब एनलार्ज्ड लेंथ कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। सो enlarged length is 2 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे बाकी को क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क।